वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं 10th की एसएसटी हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। लास्ट सेशन में हमने देखा था साल्ट मार्च के बारे में। अब साल्ट मार्च ही एक चीज को, जो वो मूवमेंट थी, वो एक और मूवमेंट को टेक इनटू अराइज करती है। वो कौन सी है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस मूवमेंट में इसका नाम छुपा हुआ है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या करती है? डिसओबीडियंस करना, मतलब क्या ओबीडियंस ना करना? एक तो उनके ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कोऑपरेट करना। ये तो हमने इसमें देखा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देखा था। उसका मोटो क्या था कि वी शुड नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स। तो इसमें यही तो था, कंसेप्ट था ही था कि ब्रिटिश के साथ नॉन कोऑपरेट करना है, प्लस जितने भी ब्रिटिशर्स के लॉ बनाए हुए हैं उनको भी क्या करना है? डिनाई करना है, वायलेट करना है, मतलब उनको तोड़ना है। ये इसका मोटिव था, ये किसके पीछे थीम था? ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के क्या पीछे छुपा हुआ थीम था। और ये नियर अबाउट मूवमेंट स्टार्ट कब हुई थी? 1930 में इस मूवमेंट को क्या किया था? स्टार्ट किया गया था। इस मूवमेंट को गांधी जी ने ही स्टार्ट किया था, लेकिन इस मूवमेंट के एज रिजल्ट क्या हुआ था? वही सब कुछ जो पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे कि वो भी एंड में जाके एक वायलेंट रूप ले लेती है, वैसे ही जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी एंड में जाके कौन सा रूप ले लेती है? वायलेंट रूप। इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले फॉरेन के कपड़ों को क्या किया गया? डिनाई कर दिया कि हम उनको बायकॉट करते हैं। लिंक की दुकानों को जला दिया गया। जो पीजेंट्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट को क्या बोला कि ना ही अब हमको क्या पे करेंगे? रेवेन्यू पे करेंगे, और ना ही आपको कौन सा टैक्स पे करेंगे? चौकीदार टैक्स पे करेंगे। उस टाइम ब्रिटिशर्स की मोनोपोली सॉल्ट के ऊपर थी, तो उस टाइम पे सॉल्ट टैक्स भी पे करना पड़ता था। एक और टैक्स था, दैट इज अ चौकीदारी टैक्स। ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे? हम आपके गांव की, हम आपके टाउन्स की, हम आपकी पूरी इंडिया की क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। इन रिटर्न आपको क्या करना पड़ेगा? चौकीदारी टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देखा था कि जो ट्राइबल पीजेंट्स थे उन्होंने क्या बोल दिया? फॉरेस्ट के रूट्स को क्या करना शुरू कर दिया? ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया। वो फॉरेस्ट में फ्रीली मूव करने लगे। अपने कैटल्स को वहां पे जाके उन्होंने ग्रेजिंग करवाना शुरू कर दिया, और उसके बाद वहां से फायरवुड लाके वो भी क्या करना शुरू कर दिया? यूज करना शुरू कर दिया। ये सब कुछ हुआ था, लेकिन इन रिटर्न अगर हमारे इंडियंस के नॉर्मल कॉमन पीपल ने ऐसा किया था, तो ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया? अपना नॉन वायलेंट रूप शो किया। उन्होंने क्या किया? बिना बात के कांग्रेस के लीडर्स को क्या करना शुरू कर दिया? अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और सबसे मोस्ट अगर हम देखेंगे तो हमारे जो अब्दुल गाफर खान, जो कि महात्मा गांधी के मोस्ट इंपोर्टेंट फॉलोअर थे, जो उनके प्रिंसिपल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते थे, उनको अप्रैल 1930 में क्या अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद पेशावर में पीजेंट्स ने बहुत ज्यादा सीन क्रिएट किया, बहुत ज्यादा वायलेंटली इसका रिप्लाई दिया। उन्होंने क्या किया? जगह जगह पे सबको जला दिया, और उनको पुलिस फायरल और आर्म्ड कार्ड्स का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। आर्म्ड कार्ड्स वो कार्ड्स जिनके साथ पिस्टल्स वगैरह, जो सब कुछ आर्म्ड वगैरह फोर्सेस यूज होते हैं, उनको यूज। इतना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स को ही, महात्मा गांधी जी को भी क्या किया? अरेस्ट कर दिया एक टाइम पे। जब महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया पड़ा, तो इसका नेट इफेक्ट कहाँ पे पड़ा? शोलापुर पे पड़ा। जैसे कि गफर खान जी का इफेक्ट कहाँ पे पड़ा था? पेशावर में पड़ा था। महात्मा गांधी का इफेक्ट कहाँ पे जाके पड़ा था? दैट इज शोलापुर में पड़ा था, और वहां पे मेन रोल किया था पीजेंट्स ने प्ले। यहाँ पे इन्होंने किया था? इंडस्ट्रियल्स वर्कर्स ने प्ले किया था। उन्होंने क्या किया था? जाके क्या कर दी? टाके डाले, रेलवे स्टेशन को जला दिया, पुलिस को जला दिया, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के ऊपर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। और इतना ही नहीं, उसके बाद ऐसे सीन क्रिएट हुआ था कि एक बार जगह पे पीसफुल क्या चल रहा था? अरेस्ट चल रहा, प्रोटेस्ट चल रहा था, और उसमें वुमेन्स, बच्चे और पार्टिसिपेंट्स जो भी थे वो सारे शामिल थे। लेकिन पुलिस ने क्या किया? इन सभी को ऊपर अत्याचार किया, इनको मारा पीटा, इनके ऊपर गोली चलाई। इवन वुमेन्स और बच्चों को भी नहीं बख्शा। और इस इंसिडेंट्स में नियर अबाउट 1 लाख पीपल क्या हो गए थे? मर गए थे। वी कैन से कि एज अ रिजल्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के साथ भी एक बार वायलेंट रोल प्ले। लेकिन अगर हम देखें, एक तरफ हमारी पहली कौन सी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और अब कौन सी मूवमेंट है? दैट इज अवर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इनमें कुछ ना कुछ है, इनका रिजल्ट सेम ही है। क्या हुआ? वायलेंट रूप ले लिया था, इसलिए एंड में जाके महात्मा गांधी जी को इसको भी क्या करना पड़ा था? तारीफ करना पड़ा। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस था? जो हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, कि कब स्टार्ट हुई थी? 1922 में स्टार्ट हुई, 21 में स्टार्ट हुई थी, नियर अबाउट 22 तक ये चली थी। नियर अबाउट 20 में इसका हमने स्टार्ट हो गया था। और बट सिविल डिसोबीडियंस कब स्टार्ट
स्टार्ट की थी और ये कब जाके कॉल ऑफ की गई थी 934 में की थी। और ये इसके मोटो पे डिपेंड करती थी, वी शुड नॉट कोऑपरेट विद ब्रिटिशर्स। लेकिन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, इसका मोटो था कोऑपरेशन नहीं करेंगे, प्लस जितने भी ब्रिटिशर्स ना है उनको क्या किया जाएगा, वॉयलेट किया जाएगा। उसके बाद एक और डिफरेंस था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी उसमें वुमेन्स को बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था, लेकिन इस मूवमेंट में वुमेन्स ने बढ़ चढ़ के क्या लिया था, हिस्सा लिया था। और इन मूवमेंट्स में मेनली कौन सी थी, जो रिच पीसेंट्स थे प्लस जो हमारे रिच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी जो वाइफ्स थी, जो वो वुमेन्स थी, उसमें क्या लिया था, पार्टिसिपेट किया था। अगर हम इसका डिफरेंस बनाने देखें, उसके बाद पहले हम इसको देखते हैं आगे, फिर इसका हम एक छोटा सा डिफरेंस ब्रीफ चेक देखेंगे कि क्या डिफरेंस की अगर आएगी तो हम कौन से पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, जब वॉयलेंट रूप ले लिया तो एंग्री गांधी जी ने सोचा कि हाँ अब इस मूवमेंट का कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या किया, 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने अरविंद के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसको गांधी जी इरविन एक्ट के नाम से जाना जाता है, और जिसमें उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि उसमें टाइम लंदन में थी, वो डिसाइड किया कि अब मैं अटेंड करने को तैयार हूँ। इसका जो फर्स्ट सेशन है हमने लास्ट सेशन में देखा था, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की फर्स्ट मूवमेंट को उन्होंने टेबल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट को अटेंड करने के लिए बोला था, तो जवाहरलाल नेहरू प्लस सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था, मना कर दिया था कि हम आपके साथ कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे और हमें क्या चाहिए, पूर्ण तौर से सबलांस चाहिए। लेकिन गांधी जी ने अभी भी देखा कि हमारे यहाँ के लोग प्रॉपरली तैयार नहीं है, उनको अभी तक यही नहीं समझ आया कि स्वराज होता क्या है। तो उन्होंने क्या किया, वो बोले ठीक है मैं आपके साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए तैयार हूँ, देखते हैं आप कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाते हो, कौन सी बात हमारी मानते हो। और इसका सेशन कहाँ पे डिसाइड हुआ था, लंदन में हुआ था। गांधी जी उस सेशन को अटेंड करने के लिए लंदन चले गए। पीछे से गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक साइकिल ऑफ रिप्रेशन स्टार्ट, मीन्स कुछ और ही ऑपोजिट रोक ले लिया। उन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू को, फिर गफर खान जी को क्या कर दिया, अरेस्ट कर दिया। उसके बाद कांग्रेस को क्या शो कर दिया, इलीगल शो कर दिया। जब गांधी जी को वहां पे अटेंड करने को पीछे ले गया, सारा सीन क्रिएट हुआ, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस का भी कोई भी एंड रिजल्ट नहीं हो पाया, गांधी जी को कोई भी आउटकम नहीं मिला, क्योंकि उनकी कोई भी बात डिस्कशन प्रॉपर वे से नहीं चली। लेकिन जब वो वहां से वापस आए लंदन से, तो इंडिया में ये सीन देख के उनको बड़ा दुख लगा। फिर उन्होंने बोला कि अब ब्रिटिशर्स के साथ भी कोऑपरेट करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। उन्होंने वापस आके फिर भी अपने बिहार पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू रखा, लेकिन कोई फ्रूटेबल रिजल्ट ना मिलने के कारण, टोटली वायलेंट रूप होने के कारण उन्होंने क्या किया, 1934 में इस मूवमेंट को क्या कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्टिसिपेंट्स ऑफ मूवमेंट। इस मूवमेंट्स में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, मेन इनमें क्या थे, 3 लोगों ने किया था। फर्स्ट है पीसेंट्स। पीसेंट 2 टाइप्स के होते हैं, रिच पीसेंट्स जिसमें क्या आते हैं, हमारे लैंडलॉर्ड्स आ जाते हैं। उसके बाद पुअर में क्या आ जाते हैं, हमारे स्मॉल लैंडर्स आ जाते हैं, लैंडलेस वर्कर्स आ जाते हैं, या फिर हमारे मार्जिनल वर्कर्स आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारी वुमेन, फिर आ जाते हैं हमारे इंडस्ट्री के लोग, इंडस्ट्री के ओनर्स और इंडस्ट्री के क्या आते हैं, वर्कर्स आ जाते हैं। अगर हम देखें लैंडलॉर्ड ने इस मूवमेंट में अपने अपने इन्होंने एम्स लेके, जैसे कि अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वैसे ही अपने अपने इंटरेस्ट लेकर उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। जैसे रिच क्लास का मेन क्या था उस टाइम पे, इसमें जो मेन लैंडलॉर्ड्स थे वो कहाँ के शामिल थे, एक गुजरात, एक यूपी। हम लास्ट सेशन में देख चुके हैं कि हमारे इंडिया को इकोनॉमिक डिप्रेशन फेस करना पड़ रहा था, जिसके कारण एग्रीकल्चर की प्राइसेस टोटली क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी। लेकिन गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स अपना रेवेन्यू हमारे इंडिया से एक टैक्स के रूप में क्या लेते थे, रेवेन्यू लेते थे। इसको हम अगर पहले हम इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसको हम एक ट्रायंगल फॉर्म में इनके रिलेशनशिप को वी विल स्टडी। एक तरफ हमारी क्या है, गवर्नमेंट, दूसरी तरफ हमारी क्या है, रिच लैंडलॉर्ड्स, तीसरी तरफ हमारी क्या है, पुअर, हमारे पीसेंट्स। जो रिच लोगों को गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ता था, रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। उस टाइम पे रिच लोगों को क्या फेस करना पड़ा था, हमारा इकोनॉमिक डिप्रेशन था हमारी इकोनॉमी में, प्राइसेस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की टोटल क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर टोटल क्या हो रहा था, अबोलिश हो रहा था, हमारा एक्सपोर्ट खत्म हो रहा था, हमारा ट्रेड बिल्कुल ही खत्म हो रहा था। तो हमारे रिच पीसेंट्स ने, जो हमारे लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज हमारा जो रेवेन्यू है उसको कम, लेकिन गवर्नमेंट ने ब्रिटिशर्स
सिस्टम में गवर्नमेंट को शामिल थी ब्रिटिशर्स, क्योंकि हम उनके क्या थे एज ए कॉलोनी। ब्रिटिशर्स ने क्या करते हैं टोटली मना कर। दूसरी तरफ पुअर लोगों की क्या सिचुएशन थी, पुअर लोगों को एक तरफ इनको क्या करनी पड़ती थी, रेवेन्यू पे करनी पड़ती थी, दूसरी तरफ रिच क्लास को उनको क्या पे करना पड़ता था, रेंट पे करना पड़ता था। रेंट किसके लिए, उनकी लैंड में काम करने के लिए। लेकिन क्या किया, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इन्होंने इसके प्लस क्या शुरू कर दिया, एक तरह का रिवोल्ट शुरू कर दिया। तो इनमें क्या हो गया, इन्होंने भी डिनाई कर दिया। तो ऐसा रिजल्ट इनमें क्या शुरू हो गया, इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस मूवमेंट में क्या शुरू किया, एक तरह का रिवोल्ट स्टार्ट किया। सेकंड सीन हमारा कौन सा आता है, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में क्या आते हैं, ओनर्स और वर्कर्स। जो उस टाइम के ओनर्स थे उनमें क्या थे, इंडस्ट्रियल से बड़े बड़े वहाँ के मालिक थे। हमने देखा था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा जो प्रोडक्ट है, जब इंपोर्ट्स लोगों ने बाइकआउट कर दिया था फॉरेन गुड्स का और इंपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गया था, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, फ्लोरिश हो रहा था, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो ये सब कुछ देख के इंडस्ट्रियल बहुत खुश थे। उन्होंने फॉरेन गुड्स को बोला ना ही हम इंपोर्ट करेंगे, ना ही हम उनका क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। एज अ रिजल्ट अब उनका क्या, उन्होंने रिवोल्ट में कैसे पार्टिसिपेट किया, वो बोलते हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। किसके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन चाहिए, अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, ताकि क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट फॉरेन गुड्स का कंपटीशन नहीं फेस कर रहे, तो उन्होंने मूवमेंट में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और दूसरी तरफ हमारे क्या है, और इनके लिए उन्होंने अलग अलग एसोसिएशन बनाए। फर्स्ट एसोसिएशन उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस 1920 में, देन फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927 में उन्होंने क्या की, कंस्ट्रक्ट। दूसरी तरफ वहाँ के जो वर्कर्स की कंडीशन थी, वर्कर्स की क्या थी, उनको वर्किंग, एक तो उनकी वेजेस बहुत कम थी, दूसरी तरफ उनकी वर्किंग कंडीशन इंडस्ट्री में क्या थी, बहुत कम थी। इसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट। जो मेन प्रोटेस्ट है वो कहाँ पे हुआ था, नागपुर में हुआ था। और जब ये इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, मेनली रेलवे और डॉक वर्कर्स ने की। रेलवे के वर्कर्स ने 1930 में प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और डॉक वर्कर्स ने 1932 में किया। अब डॉक वर्कर्स कौन से होते हैं, जो कि पोर्टल और सील एरिया में क्या करते हैं, काम करते हैं। और इसके अलावा 1930 में छोटा नागपुर में जो हमारे वर्कर्स थे, उन्होंने गांधी जी की कैप्स डाली और इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के क्या लिया, हिस्सा। लेकिन अगर हम इन सभी में देखें, इन दोनों के रिजल्ट में क्या है, क्लैश, मतलब एक दूसरे के क्या थे, ऑपोजिट थे। ये किसके खिलाफ थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। लेकिन जो पुअर लोग थे वो ब्रिटिशर्स के साथ साथ कितने के खिलाफ थे, रिच पीजेंट्स के खिलाफ थे, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थे। वो उनसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे। ऐसे ही अगर हम इंडस्ट्रियल और वर्कर्स में देखें, ओनर और वर्कर्स में देखें, जो ओनर्स थे वो किसके खिलाफ थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। लेकिन जो वर्कर्स हैं, पुअर कंडीशन, उनको इंडस्ट्री प्रोवाइड कौन करता था, ब्रिटिशर प्रोवाइड करते थे, उनको इंडस्ट्रियल्स प्रोवाइड करते थे। उनकी जो लो वेजेस थी वो किसने रखी हुई थी, ओनर्स ने रखी हुई थी। तो ये इनके ऑपोजिट थे, ओनर्स के भी ऑपोजिट थे और ब्रिटिशर्स के भी ऑपोजिट थे। ब्रिटिशर्स के ऑपोजिट वो क्यों थे, क्योंकि वो किस मूवमेंट में ले रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो यही मेन रीजन था कि हमारी जो मूवमेंट है वो सक्सेसफुल हुई। यहाँ पे सारी क्लासेस एक यूनाइट होकर आगे नहीं बढ़ पाई, और किसी भी मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए सभी का यूनाइट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर हम सीन देखें वुमेन्स का, वुमेन्स ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया था। वुमेन आगे आई थी, उन्होंने आके अपनी डिस्कशन की थी, बाइकआउट किया था, खादी के प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया था। लेकिन उस टाइम सिचुएशन क्या थी, वुमेन्स हमने ऑलरेडी देखा कि उसमें एक रिच पीजेंट्स की वुमेन शामिल थी और रिच इंडस्ट्रियलिस्ट की, मतलब कॉमर्स की वुमेन शामिल थी। लेकिन गांधी जी ने बोला कि वुमेन्स का काम क्या होता है, अपना घर को संभालना, और कांग्रेस भी नहीं चाहते थे कि वुमेन को वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी राइट नहीं था, उनके लिए प्रॉपरली कोई प्लेस नहीं थी, उनको राइट टू स्पीक नहीं था। तो इसलिए वुमेन बहुत ज़्यादा इससे क्या होती, डिसअपॉइंटेड थी। वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो थी, लेकिन उनको ये भी था कि उनकी सोसाइटी में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। यही था हमारा कुछ सीन जो किसके साथ रिलेटेड था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ रिलेटेड था। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।